राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की घोषणा की। भाजपा 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मलावी के राष्ट्रपति लाजरस चाकवेरा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कला और संस्कृति, खेल, युवा कार्यक्रम और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में 4 समझौते हुए। हरियाणा सरकार ने राज्य में किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की। इजराइल के साथ संघर्ष के बीच भारत ने लेबनान को मानवीय सहायता के रूप में 11 टन चिकित्सा आपूर्ति की पहली खेप भेजी। बेंगलुरु में पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत न्यूजीलैंड से 125 रन से पीछे। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु की महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में हार के साथ भारतीय चुनौती समाप्त। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे की घोषणा कर दी गई है। राज्य के चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्व शर्मा ने रांची में कहा कि भाजपा 68, आजसू पार्टी 10, जनता दल यूनाइटेड 2 और चिराग पासवान की एलजेपी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। उधर इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे का फार्मूला तय करने में जुटा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एमएल के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरेगा। निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। नामांकन 25 अक्टूबर तक भरे जा सकते हैं और 28 अक्टूबर को इनकी जांच की जाएगी। उम्मीदवार इस महीने की 30 तारीख तक नाम वापस ले सकते हैं। दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना महाराष्ट्र के साथ 23 नवंबर को होगी। उत्तर प्रदेश में 9, असम में 5 और बिहार में 4 विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी हो गई है। नामांकन 25 अक्टूबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। मतदान 13 नवंबर को होगा। असम में उपचुनाव पूर्व सीमांकित निर्वाचन क्षेत्रों के अनुरूप ही होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस साल की शुरुआत में लोकसभा में मौजूदा विधायकों के चुनाव के बाद उपचुनाव जरूरी हो गई है। हालांकि कोई भी राजनीतिक दल ने अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन सीट बंटवारे की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। भाजपा बिहाली, धोलाई और सामग्री में चुनाव लड़ेगी, जबकि गठबंधन सहयोगी असम गण परिषद और यूपीपीएल बोंगाईगांव और सिडली निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारेंगे। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बिहाली निर्वाचन क्षेत्र गठबंधन सहयोगियों को देने की संभावना है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्रों इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी में चुनाव होगा। एक रिपोर्ट। बिहार में गया, कैमूर और बक्सर जिले में फैली 4 सीटों पर उपचुनाव में रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। चारों सीटों पर निर्वाचित विधायकों के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, सीपीआई माले के सुदामा प्रसाद और राष्ट्रीय जनता दल के सुधाकर सिंह तथा सुरेंद्र प्रसाद यादव संसद सदस्य निर्वाचित हुए हैं। उपचुनाव के चारों सीटों पर 2020 की तरह दोबारा यही पार्टियां फिर से चुनाव लड़ेंगी। चुनावी रणनीति प्रशांत किशोर की नई पार्टी जन सुराज की चुनावी एंट्री भी बिहार विधानसभा उपचुनाव से होने जा रही है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के लिए पहली बार ऑनलाइन नामांकन की सुविधा प्रदान की है। उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन पत्र भरकर जमानत राशि जमा करा सकते हैं। शपथ पत्र भी ऑनलाइन भरा जा सकता है। नामांकन फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल suvidha.eci.gov.in पर उपलब्ध है। हरियाणा सरकार राज्य में किडनी की बीमारी से पीड़ित रोगियों को निःशुल्क डायलिसिस सेवा उपलब्ध कराएगी। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने नवगठित मंत्रिमंडल की आज पहली बैठक की अध्यक्षता करने के बाद ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने शपथ ग्रहण करने से पहले 24,000 नौकरी उपलब्ध कराने का वादा पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति के आरक्षण के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करने का फैसला किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमारी कैबिनेट ने फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों ने आज अपना कार्यभार संभाला। मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रियों को जल्द ही विभाग आवंटित किए जाएंगे।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मुबारक गुल को नई विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। मुबारक गुल सोमवार को नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मलावी के राष्ट्रपति लजारस चाकवेरा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। राष्ट्रपति ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की। एक रिपोर्ट। भारत और मलावी ने खेल, युवा मामले, फार्मास्यूटिकल्स तथा कला और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग के लिए 4 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। सद्भावना संकेत के रूप में भारत मलावी को 1000 मेट्रिक टन चावल और भाबाट्रोन कैंसर उपचार मशीन दे रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मलावी में एक स्थायी कृत्रिम अंग परिस्थापन केंद्र खोलने की भी घोषणा की है। विदेश मंत्रालय के सचिव अरुण कुमार चटर्जी ने कहा कि इस यात्रा ने ऐतिहासिक भारत और मलावी के संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ा है। द्विपक्षीय और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता में दोनों देशों की प्रगति और समृद्धि के प्रति दोनों देशों की मजबूत प्रतिबद्धता दर्शाई गई। लिलोंगवे से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। इसराइल के साथ संघर्ष के बीच भारत ने लेबनान को मानवीय सहायता के रूप में 11 टन चिकित्सा आपूर्ति की पहली खेप भेजी है। लेबनान को कुल 33 टन चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की जा रही है। इसकी पहली 11 टन की खेप आज रवाना की गई। इसमें फार्मा उत्पाद, कार्डियोवास्कुलर दवाएं, एंटीबायोटिक और एनेस्थीसिया तथा अन्य दवाएं शामिल हैं। इस बीच भारत ने पापुआ न्यू गिनी के मोर्सबी बंदरगाह के लिए आज पीपावाव से 12 हीमोडायलिसिस मशीन और पोर्टेबल आरओ इकाई की पहली खेप रवाना कर दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि गैर परंपरागत युद्ध ने रक्षा क्षेत्र में नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। रक्षा मंत्री ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के बढ़ते महत्व पर बल दिया। टेक्नोलॉजी ने डिफेंस सेक्टर में एक नए अनकन्वेंशनल वारफेयर को जन्म दिया है। ड्रोन्स, साइबर वारफेयर, बायो वेपन्स और स्पेस डिफेंस जैसे अनेक एलिमेंट डिफेंस सेक्टर के लिए चुनौती बनकर इस समय उभरे हैं। ऐसी स्थिति में एक परिवर्तनकारी दौर में जिस तरह से आप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वह निश्चित रूप से हमारे डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा सशक्त और मजबूत बनाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारतीय रसायन और पेट्रोकेमिकल का बाजार वर्ष 2025 तक लगभग $300 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्तमान में पेट्रोकेमिकल बाजार $220 बिलियन का है। नई दिल्ली में पेट्रोकेमिकल्स पर गोलमेज सम्मेलन में श्री पुरी ने भारत के पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की विशाल क्षमता पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक गतिशील अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। नई दिल्ली में श्री गोयल ने बताया कि मौजूदा स्थिति में सभी देश भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों का विस्तार करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार $700 अरब को पार कर गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मानवाधिकार हमेशा से भारत के नैतिक ताने बाने में शामिल रहे हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम में श्री धनखड़ ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्रदान करती है। Discrimination in any form is challenging to core aspects of human rights. Human rights are best secured and nurtured with public response. There can be no greater custodian of human rights than the public at large. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार सभी भारतीय भाषाओं को सीखने और सुविधाजनक बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय भाषाओं में सीखने को बढ़ावा देने के साथ साथ देश की भाषाई विरासत का जश्न मनाने, सम्मान करने और उसे संरक्षित करने के लिए भी चौतरफा प्रयास कर रही है। नई दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम उत्सव इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का आज समापन हो गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण में भारत के इनोवेटिव इकोसिस्टम की झलक देखने को मिली। विश्व भर के दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों और इनोवेटर्स ने तेजी से उभरती तकनीकों जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी और सर्कुलर इकोनॉमी में हो रहे प्रगति के बारे में बताया। इसके अलावा 6G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, सैटकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर भी चर्चा की गई। एशिया के सबसे बड़े डिजिटल तकनीकी मंच इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 120 से अधिक देशों ने भाग लिया। 400 से अधिक प्रदर्शकों और लगभग 900 स्टार्टअप ने यहां पर अपने अत्याधुनिक उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में कर्मयोगी राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। एक सप्ताह के दौरान प्रत्येक कर्मयोगी कम से कम 4 घंटे की शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। ये सप्ताह व्यक्तिगत प्रतिभागियों, मंत्रालयों, विभागों और संगठनों द्वारा विभिन्न प्रकार की भागीदारी के माध्यम से सीखने के लिए समर्पित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सुचारू शासन, तेजी से निर्णय लेने और शासन में पारदर्शिता ने निवेशकों को आकर्षित करने और एनडीए शासित राज्यों में निवेश करने में मदद की है। चंडीगढ़ में कल एनडीए नेताओं की बैठक में श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार लोगों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा कर रही है और अंतिम छोर तक सेवा प्रदान करना उसकी विशिष्टता रही है। उत्तराखंड में पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित यूसीसी नियम और क्रियान्वयन समिति ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मसौदा रिपोर्ट सौंपी। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद यूसीसी को प्रदेश में लागू करने की तिथि तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि यूसीसी नियमावली में मुख्य रूप से 4 भाग हैं, जिसमें विवाह और विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकारी संबंधित नियमों के पंजीकरण संबंधित प्रक्रियाएं उल्लेखित हैं। राज्य सरकार द्वारा यूसीसी समिति का गठन न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में किया गया था। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को धन शोधन मामले में 2 वर्ष बाद आज जमानत दे दी। सत्येंद्र जैन पर उनसे जुड़ी कथित 4 कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप था। और अब आर्थिक जगत के समाचारों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 218 अंक बढ़कर 81,224 दर्ज हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 104 अंक बढ़कर 24,854 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर $84.07 पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $74.12 प्रति बैरल के आसपास चल रही थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार। बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के साथ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 231 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम अभी भी 125 रन से पीछे है। विराट कोहली 70, रोहित शर्मा 52 और यशस्वी जायसवाल 35 रन बनाकर आउट हुए। सरफराज खान ने 70 रन बनाकर क्रीज पर हैं। विराट कोहली ने आज टेस्ट क्रिकेट में 9,000 रन पूरे किए। ऐसा करने वाले वो भारत के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 402 रन बनाए थे। इस बीच पीवी सिंधु डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में हार गई हैं। उन्हें इंडोनेशिया की ग्रोरिया तुंजुन ने हराया। इसी के साथ भारतीय चुनौती भी टूर्नामेंट में समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। रविवार और सोमवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा होगी। 23 और 24 अक्टूबर को गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए मेधावी छात्रों के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को स्कूल नहीं छोड़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की घोषणा की। भाजपा 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मलावी के राष्ट्रपति लाजरस चाकवेरा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कला और संस्कृति, खेल, युवा कार्यक्रम और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में 4 समझौते हुए। हरियाणा सरकार ने राज्य में किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की।
इसराइल के साथ संघर्ष के बीच भारत ने लेबनान को मानवीय सहायता के रूप में 11 टन चिकित्सा आपूर्ति की पहली खेप भेजी। बेंगलुरु में पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत न्यूजीलैंड से 125 रन से पीछे और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु की महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में हार के साथ भारतीय चुनौती समाप्त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।